हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज फ्यूसिस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बारे में चर्चा की थी, उसी में आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर, ये हमारा टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था उसी के टाइप्स देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? बेसिकली ये वो कैपेसिटर होता है जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती हैं और जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो एकदम से उस एनर्जी को सप्लाई करता है। ठीक है, एक्चुअल में कैपेसिटर का काम यही होता है, टू स्टोर दी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पैरेलल प्लेट्स बना दी गई हैं। इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो जब इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है या घटता है, कैसा मतलब बिहेवियर क्या होता है वो देखते हैं हम। तो हाउ कैन द इलेक्ट्रिक बिहेवियर, या फिर ये कहें कि द प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ द चार्जेस विल बी चेंज्ड व्हेन वी अप्लाई any dielectric or any conducting material between the two plates of a parallel plate capacitor। तो ये जो बीच में हमने अप्लाई किया है ये क्या हो सकता है? एक कंडक्टिंग मटेरियल भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है, और एक एज यू से कंडक्टर या फिर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक होता है तो इसके ऊपर क्या बिहेवियर शो करता है, और कंडक्टर होता है तो क्या चेंज आता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसकी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें वहाँ पे पड़ेगी। पोलराइजेशन देखिए, बेसिकली पोलराइजेशन क्या होता है, P, कैपिटल P से शो करते हैं। ये होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यस और नो। ठीक है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो P स्मॉल p होता है वो होता है आपका डायपोल मोमेंट, एंड कैपिटल P इज पोलराइजेशन। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को आप पहले भी पढ़ चुके हो, Q इंटू 2L। अगर दो चार्जेस हैं आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन ऑपोजिट साइन के, और दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे अगर सिचुएटेड हैं तो उनका डायपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मोटा मोटा हम देख लेते हैं Q इंटू 2L अपॉन V। ये 2L क्या है? लेंथ है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो क्या इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि ये Q अपॉन A हो जाएगा यहाँ पे, यस और नो? इसकी रिक्वायरमेंट हमें आगे पड़ेगी। देखिए, इस टॉपिक को हम आगे थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम केवल पोलराइजेशन के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो बेसिकली K से डिनोट किया जाता है, और ये लगभग K इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आता है। क्यों? देखिए, ये हमारे पास एक दो प्लेट्स हैं और इनके बीच में अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लीजिए E है, E नोट, और तो ये अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये पोलराइज हो जाएगा, यस और नो? और इसका कुछ ना कुछ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो जो आपका E नेट जो आया, जिसको E से मैं लिख रहा हूँ, वो आएगा आपका E नोट माइनस E
इनसाइड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आपका क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो आपका आता है E नॉट अपॉन E एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पे जो E नॉट जो E एक्सटर्नल अपॉन E नेट, तो E नेट जो है इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई इससे। तो अगर छोटी वैल्यू का यहाँ पे भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, K इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा मिलता है। तो ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें E ओवर E नोट की, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके ऊपर और पोलराइजेशन के ऊपर, ये देख लेते हैं हम। तो देखिए अगर यहाँ पे आप का एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पोलराइजेशन से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप इस तरह से लिखोगे, E इक्वल्स टू E नोट माइनस E इनपुट। अब इसको आप पोलराइजेशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो एक होता है आपका चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q अपॉन A, ये बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा था E डॉट एस, ई डी एस गोस लॉ से, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट, और Q को लिखा था सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे आपका जो E इंट्रोड्यूस हुआ था वो आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रल ds एरिया के इक्वल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और ये मोड ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड अपॉन दी एंगल बिटवीन E एंड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। ये एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये तो आ गया आपका एक्सटर्नल के लिए। अगर हम इंटरनल के लिए भी बात करें तो वहाँ पे भी आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहाँ पे वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट, यस और नो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो जो EP आया बेसिकली वो क्या आया, P अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखिए यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या आया, EP इज इक्वल्स टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। Q अपॉन A आपका क्या होता है, पोलराइजेशन। तो जो EP आया वो क्या आया, P अपॉन एप्सिलॉन नोट, यस और नो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। नोट काई E, P जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट काई E वेक्टर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस P की जगह वैल्यू पुट की एप्सिलॉन नोट काई E अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, जो E नोट है इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो E नोट आपका आ जाएगा E वेक्टर इंटू 1 प्लस काई E, यस। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस तरह का रिलेशन शो करता है, E नोट इज इक्वल्स टू E प्लस 1 प्लस काई E। पूरा फ्रेम में आ रहा है, यस, ओके। तो अब हम बात करेंगे जो 1 प्लस काई E है, E नोट और E इसका रेशियो हमने स्टार्टिंग में देखा था, K क्या होता है, E नोट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन E नेट, ठीक है। तो E नोट अपॉन E यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या होता है, 1 प्लस काई, ठीक है, ये होता है। और फ्री स्पेस के लिए काई की वैल्यू 0 होती है और K की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई जो ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोलते हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन काई,
तो ये डेरिवेशन हमारा छूट गया था। अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो स्लैब है, स्लैब इंट्रोड्यूस्ड between the parallel plate capacitor। ओके, तो जो स्लैब होती है वो एक तो हो सकती है आपकी कंडक्टिंग स्लैब और दूसरी हो सकती है नॉन कंडक्टिंग या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो इन दोनों से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, यहाँ पे देखिए, जो कंडक्टिंग स्लैब होती है उसके अंदर ये हमने स्लैब इंट्रोड्यूस की जिसकी मोटाई है आपकी T, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका जो सेपरेशन है वो है D। तो यहाँ से आप क्या डिनोट करोगे, आप जानते हो Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसकी वजह से होगा और फिर इस कंडक्टिंग स्लैब की वजह से। तो देखिए, कंडक्टिंग स्लैब की वजह से सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका वो क्या आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। यस, C is equals to A epsilon naught। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब की बात करते हैं। तो बिफोर अप्लाइंग दिस कंडक्टिंग स्लैब, इस स्लैब को अप्लाई करने से पहले आपका क्या सिनेरियो था, जो C था, लेट्स सपोज दिस इज C नोट, जब ये कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर नहीं डाली गई थी तब आपका जो कैपेसिटेंस आता है वो A एप्सिलॉन नोट ओवर D ये आता है। इस डेरिवेशन को हम पहले भी देख चुके थे रजिस्टर से कंपेयर करके। यस, तो यहाँ पे देखिए C इज इक्वल्स टू Q बाई V,
तो जब इस कंडक्टिंग स्लैब को अप्लाई किया तो आपका जो पोटेंशियल है उसके अंदर एक्चुअली फ़र्क पड़ेगा। पहले आपका पोटेंशियल लेट्स सपोज V था, तो इस बार जब इसको अप्लाई कर दिया तो आपका जो पोटेंशियल है इसकी वजह से भी पोटेंशियल आपका होएगा। तो पहले जो नेट पोटेंशियल था उसको आप लिखोगे E इंटू डी, वी इज इक्वल्स टू E इंटू डी। तो यहाँ पे D था और जब T स्लैब यहाँ से रिमूव कर दी तो E इंटू डी माइनस टी, यस। और इस स्लैब की वजह से जो पोटेंशियल था वो हो जाएगा आपका ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट स्लैब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़ीरो होता है। तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी माइनस टी, यस। अब देखिए पोटेंशियल से हमने देखा सबसे पहले देखा इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा वो क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आप क्या बता सकते हो, देखिए ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इसको पुट करेंगे आप तो V जो है वो निकल के आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज आपका Q, एरिया है A इंटू डी माइनस टी, यस। और जो कैपेसिटेंस है वो निकल के आएगा C इज इक्वल्स टू Q बाई वी। तो Q बाई वी की वैल्यू Q एप्सिलॉन नॉट A एंड D माइनस टी। तो Q से Q कैंसिल, जो C है वो आपका आएगा C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी। जब आप कंडक्टिंग स्लैब अप्लाई करते हो जो तब आपका कैपेसिटेंस आता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस टी, ठीक है। सेम बात हम डाइइलेक्ट्रिक के लिए निकालेंगे, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक में देखिए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ एग्जिस्ट ज़रूर करता है। जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ न कुछ एग्जिस्ट ज़रूर करता है। तो वो कितना करता है देखिएगा। सेम बात है, यहाँ पे आप ये सपोज करके चलोगे कि ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है। मैं दोबारा से डायग्राम नहीं बनाऊंगा। Q इज इक्वल्स टू सी वी, यस। तो V जो है C जो है वो हो जाएगा आपका Q बाय V एंड अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा आपका V इज इक्वल्स टू E इंटू डी माइनस टी। एंड इसकी वजह से जो आपका जो पोटेंशियल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज E है आपका, ये दिस इज E नॉट और ये है आपका E प्लस E इंटू टी। ये इनके बीच में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं E नोट एंड E। क्यों? क्योंकि ये देखो एक तो है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम देख चुके हैं। जो K होता है वो क्या होता है आपका E नोट बाई E। तो यहाँ से आप E की जगह लिख सकते हो E नोट बाय K, यस और नो। तो इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू E नोट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम E नोट के फॉर्मेट में ही दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखना चाह रहे हैं। D माइनस टी प्लस E नोट इंटू टी ओवर K, यस। अब देखिए पोटेंशियल हमारे पास आ गया है। अब देर किस बात की, E नोट की वैल्यू पुट कीजिए। V इज इक्वल्स टू E नोट। E नोट क्या था हमारा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा को आप लिख सकते हो Q अपॉन एरिया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A, और इसको लिख सकते हो D माइनस टी प्लस टी ओवर K। डायरेक्टली लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो V की वैल्यू आई है इसको अगेन इस C के अंदर पुट करेंगे। C इज इक्वल्स टू Q बाई वी।
तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, यस और नो। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो C की वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी क्या, एप्सिलॉन नॉट A ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, यस और नो। दिस इज योर आंसर। तो ये जो है ये आपका क्या है, कैपेसिटेंस व्हेन a dielectric slab is applied which is having T thickness and K dielectric constant, yes or no। समझ में आया? बिल्कुल। तो देखिए इनको कंपेरेटिवली मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको कंपैरिजन से हमें पढ़ना चाहिए। तो कंपैरिजन करके दोनों का आप पढ़ोगे तो इजीली समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा, और रिवीजन के वक्त वो चीज़ें 2 बार रिवाइज होंगी, यस। तो कभी भी आप देखो तो ये ढूंढने की कोशिश किया करो कि किस तरह से इनका कंपैरिजन किया जा सकता है, यस। ओके, देन वेयर इज द डस्टर। ओके, हियर इट इज। तो देखिए अब हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ये जो न्यूमेरिकल है ये लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एक स्लैब है आपकी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। ओके, हैज़ द सेम एरिया एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया है उसके इक्वल इसका एरिया है। लेकिन क्या बोल रहा है, बट हैज़ द थिकनेस, जो इसकी थिकनेस है टी, वो क्या है, T इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ D। जो D इनके बीच का सेपरेशन है उसका 3/4 है, यस। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अब देखो पूछा क्या गया है, देन हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब इस स्लैब को इनके अंदर इंसर्ट किया गया तो जो आपका C है वो कितना चेंज हुआ, यस, ये पूछा गया है हमें। तो देखिए कैपेसिटेंस हम पहले निकालना सीख चुके हैं। C जब नहीं डाला जाता है तो C नोट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नोट ओवर D, यही होता है। और जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है तब आता है आपका A एप्सिलॉन नोट ओवर D माइनस टी प्लस टी ओवर के। अभी अभी हमने डेरिवेशन किया है, तो जो C है वो A एप्सिलॉन नोट ओवर D माइनस टी प्लस टी ओवर के फॉर्मेट में हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो D है वो T और D में क्या रिलेशन है, T इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ D। तो वैल्यू पुट कर देंगे, A एप्सिलॉन नोट माइनस D माइनस टी की जगह 3/4 ऑफ D प्लस टी ओवर के। ओके, अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नोट ओवर 1 माइनस 3/4 यानी 1/4 D/4 प्लस टी ओवर के। अच्छा, टी की जगह भी तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3D/4 ये हो जाएगा आपका 3D/4 यस। अब देखिए D को हम यहाँ पे एक तरफ ले लेंगे क्योंकि हमारे पास C नोट है, तो C इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख रहे हैं C नोट अपॉन 1/4 प्लस 3/4 के। तो ये बेसिकली आपका चेंज हो गया C नोट से C नोट ओवर 1/4 प्लस 3/4 के। ये आपका इतना चेंज। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये जो न्यूमेरिकल है ये लिख दिया है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस आपको T जो है वो दे रखी है। T की वैल्यू कितनी, 1 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻² मीटर। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दे रखी है 5। इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये किसके बीच में रखा गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑफ प्लेट एरिया, जो प्लेट का एरिया है वो दे रखा आपको 0.01
मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। जो डी है उसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो अब ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द चेंज इन कैपेसिटी, यानी जो आपका कैपेसिटेंस है सी उसमें कितना चेंज आएगा ये बताइए। तो सी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है जब आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक या फिर कंडक्टिंग प्लेट अप्लाई नहीं करते हो तब आपका जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, यस और नो। और जब कोई डाइलेक्ट्रिक अप्लाई कर दिया तब आपका जो सी है वो आता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, यस। अब हम हर एक वैल्यू जानते हैं, अप्लाई कर दीजिए। जो सी है वो आएगा आपका कितना, देखिए ये है आपका सी नोट और ये है सी। तो पहले सी नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। सी नोट की वैल्यू एरिया दिस इज़ 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। डी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2, यस। बस इसको सिंपली सोल्व कर लेना है, आपका सी नोट आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो सी है वो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0.01 एप्सिलॉन नोट 8.85 × 10⁻⁻12 अपॉन डी 2 × 10⁻⁻2, टी की वैल्यू थिकनेस -1 × 10⁻⁻2 और प्लस 1 × 10⁻⁻2 अपॉन 5, यस। तो ये जो है ये आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 10⁻⁻2 और 1 -1 अपॉन 5, 4/5 बचेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 5/4 × 0.01 × 8.85। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और ये है आपका 10⁻⁻12, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सी नोट और सी की जो वैल्यू है वो एज ए रिज़ल्ट आपकी आई, सी नोट की आई 4.425 एंड सी की 7.735, 4.425 × 10⁻⁻12 फेरेड और ये आई आपकी 7.735 × 10⁻⁻12 फेरेड, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपका जो कैपेसिटेंस है उसके अंदर चेंज कितना आया। तो बेसिकली आप लिख सकते हो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू सी माइनस सी नोट, यही पूछा गया है आपसे। सी की वैल्यू 7.735 माइनस 4.425 × 10⁻⁻12 और जब इसको माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 2.95 ये आएगी 2.95 × 10⁻⁻12 फेरेड। तो इतना आपका क्या आ गया, इसकी कैपेसिटी में चेंज आ गया जब आपने इसको क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अप्लाई किया। अब अगर ये यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ये जो स्लैब है ये डाइलेक्ट्रिक न होकर क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो देखिए आप सिंपली यहाँ पे ये जो आपने फॉर्मेट इस्तेमाल किया है इसकी जगह आपको इस्तेमाल करना है। देखिए क्या करोगे, फॉर कंडक्टिंग स्लैब C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी माइनस टी। यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं रहेगा तो सिंपली आप लिख दोगे ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी माइनस टी और इनकी वैल्यूज जब पुट करोगे आप तो ये आ जाएगी आपकी ए की वैल्यू कितनी है, एरिया 0.01 ही है और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप जानते हो 8.85 × 10⁻⁻12 अपॉन डी माइनस टी। डी कितना है, डी 2 सेंटीमीटर यानी 2 × 10⁻⁻2 माइनस टी 1 × 10⁻⁻2। तो ये दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, 10⁻⁻2 यहाँ है कैंसिल हो जाएगा तो सी सिंपली आपका बच जाएगा 8.85। इसको सी डैश ले लीजिए आप, सी डैश आपका आ जाएगा 10⁻⁻12 फेरेड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप डेल्टा सी कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा सी डैश माइनस सी नोट और जब इनको आप माइनस करोगे सी नोट की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4.425 और ये 8.85 में माइनस करोगे तो ये आएगी आपकी 4.425 ही आएगी इंटू 10⁻⁻12 फेरेड, यस
4.425। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि अगर जो स्लैब है वो आपकी डाइलेक्ट्रिक ना होकर कंडक्टिंग स्लैब हो, डाइलेक्ट्रिक ना होकर कंडक्टिंग स्लैब हो, तो आपका जो कैपेसिटी है कैपेसिटर की, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।